हेलो स्टूडेंट, आज विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के इतिहास का द्वितीय अध्याय भारत में राष्ट्रवाद का भाग 10 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे सामूहिक अपनेपन का भाव। कैसे लोगों में राष्ट्रवाद की भावनाएं जो है वो उसका संचार हुआ। राष्ट्रवाद मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों, राष्ट्रवाद क्या होता है, कैसे उसकी भावनाएं जो है वो विकास करती है लोगों के मन में। जब कोई लोगों का किसी राष्ट्र में रहने वाले जो नागरिक है, अगर उनका एक समान इतिहास होता है, उनकी विरासत होती है, उनकी संस्कृति होती है, सभ्यता होती है, परंपरा होती है, अगर इन सब में एक साझापन होता है तो वे अपने आप को एक एकता में एक सामूहिक जो होता है एकता की भावना का विकास होता है और इसे ही हम राष्ट्रवाद के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम देखते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे कारक थे जिन्होंने लोगों में राष्ट्रवाद की भावनाओं को जगाए रखने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो आज हम उन सभी चीजों की यहाँ पे चर्चा करेंगे। राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब लोग ये महसूस करने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं। जैसे कि आज अगर मैं भारत की बात करूंगी तो आप हो या फिर मैं हूं या जितने भी नागरिक यहाँ पर हैं, हम सबको जो है हम एक जैसा महसूस करते हैं ना। अपने राष्ट्र के अतीत के गौरव को जब हम याद करते हैं तो ये सब जो होता है, हम इस राष्ट्र का अभिन्न अंग है। तो आप भी अंग है, मैं भी अंग हूँ और सारे लोग जो यहाँ पे भारत में निवास करते वो सब अंग है। तो ऐसे ही ये हर राष्ट्र पर जो है ये बात जो है वो लागू होती है। जब एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझा बात वो ढूंढ लेते हैं, जो भी चीज जब लोगों में कॉमन होती है ना, तब वहां पे जो है वो राष्ट्रवाद की भावनाएं पनपती हैं। सामूहिक अपनेपन की यह भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा हुई थी। तो ये जो अपनेपन की भावना, इसका विकास कहाँ से हुआ था? ये जो साथ में जो हमने संघर्ष किया, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए और आने के बाद जो जनता का उन्होंने शोषण किया, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक जनता का शोषण किया और दूसरे व्यक्ति का नहीं किया। तो जब ये सामूहिक शोषण हुआ और इस शोषण के खिलाफ जब लोगों ने सामूहिक आवाज उठाई और जब साथ में मिलकर संघर्ष किया, तो एक राष्ट्रीयता की भावना का स्वतः ही संचार और प्रसार और प्रचार हुआ। इसके अलावा बहुत सारी सांस्कृतिक प्रतिक्रियाएं भी थी जिसके जरिए राष्ट्रवाद लोगों की कल्पना और दिलो दिमाग पर छा गया था। तो ऐसी क्या सांस्कृतिक प्रतिक्रियाएं थी, आइए बच्चों इसको जानने का भी प्रयास करेंगे। इतिहास व साहित्य, लोक कथाएं व गीत, चित्र व प्रतीक, सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया था। ये वो सभी कारक है जिन्होंने राष्ट्रवाद को साकार करने में, राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने में और उसे बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। राष्ट्र की पहचान सबसे ज्यादा किसी तस्वीर में अंकित की जा सकती है। आज हम 19वीं 20वीं सदी की बात कर रहे हैं बच्चों, तो उस समय ऐसा तो नहीं था कि आज हमारे पास जैसे कि इंटरनेट है तो हम कोई भी चीज को खोल के तुरंत देख सकते हैं या टेलीविजन वगैरह है, लेकिन उस समय ये सब नहीं था। तो उस समय क्या होता है कि कभी भी कोई भी जो चित्र होता है ना, वो लोगों को ज्यादा आकर्षित करता है। हम उस चित्र के द्वारा जो है एक फीलिंग्स जो होती है, मतलब एक जो भावना होती है, वो उसका ज्यादा संचार होता है। तो उस समय क्या था, उस समय कोई टेलीविजन और ये सब तो था नहीं, इसीलिए उस समय तस्वीरें जो है, जो चित्रकार थे, उन्होंने राष्ट्रवाद के उद्देश्य को, उसको जो है उस उद्देश्य के तहत कई तस्वीरों का ऐसा निर्माण किया था जिसको देख के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का और ज्यादा संचार हो सके। तो जैसा कि इसमें कहा गया है कि राष्ट्र की पहचान सबसे ज्यादा किसी तस्वीर में अंकित की जाती है। इससे लोगों को एक ऐसी छवि गढ़ने में मदद मिलती है जिसके जरिए वे राष्ट्र को पहचान सकते हैं। देखिए, बहुत सारे आज भी अगर हम देखेंगे तो अगर हम एक भारत माता को जब हम सोचते हैं तो एक हमारे पास एक चित्र, आप आंख बंद करके सोचिए, एक चित्र उभर कर आता है आप लोग के सामने। तो यही है कि एक चित्र जो होता है वो उस राष्ट्र को पहचान सकने में, राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भी
भारत माता की छवि का रूप लेने लगी थी। तो अब भारत को हम कैसे देखते हैं? आज हम भारत की बात करते हैं बच्चों, तो आपके दिमाग में क्या आता है? एक भारत माता की इमेज आती है ना। तो वही जो है वो उसका संचार जो है 20वीं सदी से ही प्रारंभ होने लगा था लोगों के हृदय में। अब आप ये तस्वीर देखिए, ये भारत माँ की ही तस्वीर है जो कि पहले की है। अब हम थोड़ी अलग तस्वीर देखते हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। यह तस्वीर पहली बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। 1870 के दशक में उन्होंने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत भी लिखा था। तो वंदे मातरम आप जानते हैं, आज भी जब वंदे मातरम हमारे कानों में गूंजता है तो हमें कितना राष्ट्रीयता की भावना का संचार होता है ना। तो वो उस समय भी जो है उस गीत के जरिए जो है लोगों में राष्ट्रीयता के भावना का बहुत ज्यादा संचार हुआ था। और हम देखते हैं कि वंदे मातरम आगे चल के जो है जब भारत स्वतंत्र होता है तो इसे जो है राष्ट्रीय गीत का दर्जा भी दिया जाता है। हमारा नेशनल सॉन्ग भी यही है। तो अब हम बात करते हैं कि इन्होंने जो है एक भारत माता की तस्वीर बनाई थी। ठीक है, यहाँ पे तस्वीर देख लीजिए। इसमें उन्हें जो है वो किस तरीके से दर्शाया गया है आप देख सकते हैं। ठीक है, बाद में उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में इसे शामिल कर लिया। किसे? वंदे मातरम गीत को। और यह गीत बंगाल में स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया था। तो बंगाल के स्वदेशी आंदोलन का जो है आवाज कौन बन गया था? ये वंदे मातरम गीत जो है वो बन गया था। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से रविन्द्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया। अब आप जो ये पेंटिंग पहले देखे थे, आप इसमें देखिए कि इसमें जो है थोड़े देवीय गुण दिख रहे हैं, शांत स्वभाव भी दिख रहा है। और ये सारे चित्रों को जो है उन्होंने विचारों को व्यक्त किया था भारत माता के रूप में। तो इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया है। वह शांत है, गंभीर है, देवी और आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई देती हैं। राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक कथाओं को पुनः जीवित करने के आंदोलन से भी मजबूत हुआ था। तो जो भारतीय लोक कथाएं थी उससे भी राष्ट्रवाद को मजबूती मिली थी। 19वीं सदी के आखिर में राष्ट्रवादियों ने भाटों व चारणों द्वारा गाई सुनाई जाने वाली लोक कथाओं को दर्ज करना शुरू कर दिया था। बच्चों, अगर आपको अभी भी याद है तो अब जरूर याद होगा, मैं आपको फिर से एक बार आपको याद दिलाती हूँ। बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आप लोग को याद हो गया? ये जो भाट चारणों के द्वारा ये जो गीत सुनाते थे, जो हमारी लोक कथाओं को जो है लोगों तक पहुंचाना शुरू किया था, तो यह भी था एक राष्ट्रवाद की लहर को बढ़ावा देना। वे लोक गीतों और जनश्रुतियों को इकट्ठा करने के लिए गांव-गांव घूमने लगे थे। गांव-गांव में लोगों ने उनकी बातों को सुना और उसमें क्या हुआ? एक राष्ट्रीयता का संचार हुआ, लोगों में एक उत्साह हुआ, एक जोश की भावना जो है वो पैदा हुई। उनका मानना था कि यही कहानियां हमारी उस परंपरागत संस्कृति की सही तस्वीर पेश करती है जो बाहरी ताकतों के प्रभाव से भ्रष्ट और दूषित हो चुकी है। तो जो बाहर की ताकतों के बाद जो हमारी जो संस्कृति जो है भ्रष्ट हो चुकी है, तो ये सारी कहानियां हमें वो परंपरागत संस्कृति के बारे में बताती है, हमें परंपरागत इतिहास और गौरव की जो है वो याद दिलाती है। बंगाल में खुद रविन्द्रनाथ टैगोर भी लोक गाथा गीत, बाल गीत और मिथकों को इकट्ठा करने निकल पड़े। उन्होंने लोक परंपराओं को पुनः जीवित करने वाले आंदोलन का नेतृत्व भी किया। अपने अपने स्तर पे हर बड़े नेताओं ने जो है ये प्रयास किया और हर लोगों ने ये प्रयास किया कि किस तरीके से लोक गाथा गीत के जरिए जो है, चित्रों के जरिए लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का और ज्यादा प्रचार और प्रसार किया जाए। मद्रास में नटेशा शास्त्री ने द फोकलॉस ऑफ सर्दर्न इंडिया नाम से एक तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन 4 खंडों में प्रकाशित किया। उनका मानना था कि लोक कथाएं राष्ट्रीय साहित्य होती है। यह लोगों के असली विचारों और विशिष्टताओं की सबसे विश्वसनीय अभिव्यक्ति है और वास्तविक रूप से यह सत्य भी है। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ता चला गया, अपने नेक्स्ट चरण में जाता चला गया, राष्ट्रवादी नेता लोगों को एकजुट करने और उसमें राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए इस तरह के चित्रों और प्रतीकों के बारे में
और ज्यादा जागरूक होते गए। अब ये जो आपको छवि दिख रही है ये भारत माता की है, और शायद ये जो आज की हम छवि है इससे देख रहे हैं हाथ में इनके त्रिशूल भी है, तिरंगा भी है, ठीक है, और वो शेर पर बैठी हुई है। मतलब कि वो किस तरीके का बताया जा रहा है कि वो उनको शक्ति और उनके शौर्य के बारे में भी जो है इससे दर्शाया जा रहा है। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा जो कि हरा, पीला और लाल तैयार किया गया था, जो हमारे तिरंगे से थोड़ा अलग था, लेकिन वो भी ट्राई कलर का था, वो भी 3 रंगों का था, इसलिए उसे तिरंगा झंडा कहा गया था। इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते कमल के 8 फूल और हिंदुओं और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता एक अर्धचंद्र भी दर्शाया गया था। 1921 की जब बात आती है तब गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था, और यह भी तिरंगा ही था, और जैसा कि आज हमारा है लगभग वैसा ही था, सफेद, हरा और लाल। बस इसमें डिफरेंस क्या था कि इसके मध्य में गांधीवादी प्रतीक चरखे को जगह दी गई थी, जो कि स्वावलंबन का प्रतीक था। इतिहास की पुनः व्याख्या राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक और साधन था। इतिहास की व्याख्या, वो वीर लोग जो कि इतिहास में अपना अमिट छाप छोड़े हैं, उन सभी की व्याख्या से भी राष्ट्रवाद की भावना का और ज्यादा प्रचार और प्रसार संभव है। और 19वीं सदी के अंत तक आते आते बहुत सारे भारतीय महसूस करने लगे थे कि राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव जगाने के लिए भारतीय इतिहास को अलग ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। अंग्रेजों की नजर में भारतीय क्या थे? वो मानते थे कि भारतीय पिछड़े हुए हैं, आदिम लोग हैं जो अपना शासन खुद नहीं संभाल सकते हैं, इसीलिए वो भारत में आए हैं, और उन्होंने भारतीय लोगों को कैसे रहते हैं, कैसे शासन करते हैं, ये सिखाया था। इसके जवाब में भारत के लोग अपनी महान उपलब्धि और खोजों में अतीत की ओर अब देखने लगे थे। क्या वाकई में भारत का अतीत ऐसा था कि उन्हें कुछ भी नहीं आता था? नहीं, जब उन्होंने अपने अतीत की ओर झांका, जब फिर से जो पुनः जागरण का जो समय आया, लोगों ने जब अपने फिर से अपने अतीत को देखा, अपने गौरवमयी अतीत को जब उन्होंने देखा, तो उन्हें यह एहसास हुआ कि वो कितने ज्यादा जो है वो समृद्ध थे, बल्कि अंग्रेजों के बाद जो होता है वो गुलाम बन गए थे। और उन्होंने उस गौरवमयी प्राचीन युग के बारे में लिखना शुरू कर दिया जब कला, वास्तुशिल्प, विज्ञान, गणित, धर्म, संस्कृति, कानून, दर्शन, हस्तकला और व्यापार फल फूल रहे थे। चाहे आप मौर्य की बात कर लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य को देखिए, अशोका को देखिए, आप यहाँ पे गुप्त साम्राज्य को देखिए, फिर उसके बाद जो है हर्षवर्धन है, मतलब कितना कुछ था। आपके कितने सारे जो है वो आर्यभट्ट है, चंद्रगुप्त, चाणक्य है, मैगस्थनीज भी बाहर से आके वो भी लिख रहे हैं बहुत कुछ। तो और इसके बाद हम देख सकते हैं कि आर्यभट्ट हुए, वरामिहिर हुए, तो ऐसे विष्णुगुप्त जो है, कितने सारे ऐसे मैथमेटिशियन और बहुत सारे ऐसे लोग आए। तो हमारा देश तो बहुत ज्यादा समृद्ध था, जबकि ब्रिटिशर्स ये कह रही है कि हमें तो अपने शासन करना ही नहीं आता है। लेकिन अगर हम अपने अतीत को जब झांका हमने अपने अतीत की ओर, तब हमें पता चला कि हम कितने गौरवमय अतीत हमारा रहा है। तो इससे क्या हुआ कि लोगों में फिर से एक जागरण आया, लोग फिर से जागे, और उन्हें लगा कि अब जो है राष्ट्रीयता की भावना का और ज्यादा उनमें प्रचार हुआ, उनमें संचार हुआ। उनका कहना था कि इस महान युग के बाद पतन का समय आया और भारत को गुलाम बना लिया गया। तो ऐसा नहीं था कि भारत गुलाम था और शुरू से ही वो आदिम जाति के लोग थे, यहाँ पे उन्हें कुछ नहीं आता था। नहीं, हमारा अतीत बहुत महान था, लेकिन उसके बाद उनका पतन हुआ और फिर जो है अंग्रेज भारत में आए और उन्होंने हमें गुलाम बना लिया था। इस राष्ट्रवादी इतिहास में पाठकों को अतीत में भारत की महानता व उपलब्धियों पर गर्व करने और ब्रिटिश शासन के तहत दुर्दशा से मुक्ति के लिए संघर्ष का मार्ग अपनाने का आह्वान किया जाता था कि अब जो है हमें फिर से अपना वही अतीत को जो है वो जगाना है, और अब जो है हमें भविष्य का निर्माण करना है और ब्रिटिशर्स को जो होता है यहाँ से हटाना है। लोगों को एकजुट करने की इन कोशिशों की अपनी समस्याएं थी, लेकिन जिस अतीत का गौरव गान किया जा रहा था वह हिंदुओं का अतीत था। और बहुत सारी चीजें जो उस समय की गई थी, देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं कि उस समय
बाल गंगाधर तिलक वगैरह जो थे, उन्होंने क्या किया था कि गणेश उत्सव वगैरह जो थे उन सब में लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया था। तो ये सारी जो चीज़ें की गई थी वो कहीं ना कहीं हिंदुओं से ही रिलेटेड थी। तो और जिन चित्रों को चाहे का सहारा लिया जा रहा था, वे सभी छवियों का सहारा लिया था, वे सभी हिंदू के प्रतीक थे। इसलिए अन्य समुदाय के लोग जो है थोड़ा अलग थलग अब महसूस करने लगे थे। तो ये एक इसकी अपनी जो कोशिश हो रही थी राष्ट्रीयता की भावना के संचार करने में, उसमें कुछ समस्याओं का भी हमें सामना करना पड़ गया था। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा। तो बच्चों आज हमने देखा कि किस तरीके से जो है वो भारत में राष्ट्रवाद जो है उसके प्रचार प्रसार में किन किन और बहुत सारे जो कारक थे जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।